नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम जनादेश। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। जनादेश में इन दिनों हम आपको दो राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें दिखाते हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, और वहां से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखवाते हैं। साथ में जो हमारे संवाददाता वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, और जो चुनावी खबरें चल रही हैं, जो चुनावी तापमान चल रहा है, उसका एक जायजा लेने की कोशिश करते हैं। तो आज भी हम अगले आधे घंटे तक दोनों राज्यों से दिखाएंगे चुनावी खबरें, तमाम चुनावी खबरें। लेकिन सबसे पहले आज का चुनावी हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी। कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 39 लाख से भी अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। तीसरे चरण में मतदान के लिए बनाए गए 5060 मतदान केंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में सभी दलों के दिग्गज नेताओं की चुनावी रैलियां। कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार ने, तो भाजपा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने संभाला मोर्चा। दुष्यंत चौटाला हरियाणा की लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कर रहे हैं कोशिश। हरियाणा कांग्रेस में अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद कुमारी शैलजा अपने गुट के नेताओं का ही कर रही हैं प्रचार। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला गृह जिले कैथल से बाहर नहीं कर रहे हैं चुनाव प्रचार। और राहुल गांधी के नाच गाना वाली टिप्पणी पर योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा यही अंतर है राम और रोम की संस्कृति में। बिना राहुल गांधी का नाम लिए ही कहा जिंदगी भर तुम्हारा खानदान यही करता रहा है। ये थे चुनावी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबर आज देखेंगे जम्मू कश्मीर से, जहां विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए कल होने वाले मतदान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण में 40 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। ये विधानसभा क्षेत्र 7 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू में फैले हुए हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी। शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू में होगा मतदान। 39,18,000 से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का करेंगे फैसला। तीसरे चरण के मतदान के लिए 5060 मतदान केंद्र किए गए स्थापित। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में मंगलवार यानी कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में हैं और 24 जम्मू संभाग में हैं। ये विधानसभा क्षेत्र 7 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला, बांदीपोरा, उधमपुर, कठुआ, सांबा और जम्मू में फैले हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम थम गया था। इस चरण में 39,18,000 से अधिक मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तीसरे चरण के मतदान के लिए 5060 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। तीसरे चरण में तकरीबन 7 जिलों में 5060 पोलिंग स्टेशन पर 39 लाख के करीब वोटर्स अपने वोटिंग राइट्स का एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें 400 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तकरीबन 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में खड़े हुए हैं, जिनका भविष्य जो है लोग कल 1 अक्टूबर के दिन चुनेंगे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा में मतदान को लेकर आखिरी चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर से बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। इस चरण में मतदान केंद्रों के लिए
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान दलों को रवाना किया गया है। तो इसमें हमने जो इंतजामात है एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है वो हमने पूरी फॉलो की है। स्ट्रॉन्ग रूम्स, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, उनको जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डायरेक्शंस दी है एज पर दोज डायरेक्शंस हमने वो इंतजामात पूरे किए हैं। जम्मू कश्मीर में कल 40 सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण में ये मतदान होगा और कश्मीर की बात की जाए तो 16 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और तमाम पोलिंग पार्टीज को पोलिंग बूथ के लिए रवाना किया गया है। सुरक्षा का विशेष इंतजाम किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि तीसरे चरण में भी मतदान के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, जिसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से जम्मू संभाग में आखिरी चरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। इस चरण में जम्मू संभाग के कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर जिलों के मतदान केंद्रों के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान दलों को ईवीएम के साथ रवाना किया गया। तीसरे और आखिरी चरण में जम्मू कश्मीर में कल मतदान होना है। सुबह से मतदाता अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। ऐसे में पूरे राज्य से और खास करें जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू के विमेन कॉलेज में, जम्मू शहर के विमेन कॉलेज में इस वक्त सारी पोलिंग पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और यहां से सारे अपने इक्विपमेंट को लेके रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 61% से अधिक मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 56% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही होगी। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को होने वाले तीसरे चरण के मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 7 जिलों की 40 सीटों पर चुनावी मुकाबला बेहद कड़ा है और ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकल कर आए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरे प्रबंध किए हैं। सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। उम्मीद है कि 40 सीटों पर मतदान इस चरण में जो है पहले जो अन्य फेज हैं उनसे ज्यादा होगा। तो जमहूरियत के जश्न के तीसरे दौर की पूरी तैयारी है और आपने ये रिपोर्ट देखी। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। रमा त्यागी कश्मीर से जुड़ रही हैं, साथ में हमारे साथ अमरेंद्र गुप्ता जम्मू से जुड़ रहे हैं। आज पहले अमरेंद्र के पास चलता हूं क्योंकि जम्मू में ज़्यादा 24 सीटों पर मतदान होना है। अमरेंद्र, जम्मू के कुछ इलाके, अमरेंद्र, अभी हाल के कुछ महीनों पहले अगर देखें तो जिन इलाकों से कि आतंकवादी गतिविधियां, आतंकवादी हमले सालों पहले ख़त्म हो गए थे, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ अपनी गतिविधियां बढ़ाई थी। जम्मू में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख रहे हैं इस दौर के चुनाव के लिए, क्योंकि ज़्यादातर सीटें जम्मू में हैं इस बार? लालचंद जी, देखिए जिस तरह से जम्मू संभाग की इस बार की जो तीसरे और अंतिम चरण में खासा महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि 40 में से जो 26 सीटें हैं वो जम्मू संभाग से आती हैं और जिस तरह से जम्मू बात करें, सांबा, कठुआ या उधमपुर की बात करें तो ये खास से अहम माने जा सकते हैं। और जो आपने एक बात कही कि जिस तरह से 2019 से पहले का जो परिदृश्य था, धारा 370 से पहले का, यहाँ पे आए दिन बुलेट हावी रहता था, लेकिन इस वक्त बैलेट की ताकत को लेकर लोग घर से निकल रहे हैं। और जो बात करता हूँ मैं, एक सुचेतगढ़ विधानसभा का क्षेत्र है और वहाँ पे मैंने 2 जो गाँव हैं उनका दौरा किया। इसमें एक अब्दुलिया गाँव है। अब्दुलिया गांव में बता दूं कि पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल फेंसिंग पे बसा हुआ है और मात्र 200 मीटर पे पाकिस्तान का एक कजरलिया गांव लगता है और वहां से सियालकोट के लिए रास्ता जाता है। 2019 से पहले वहां की जिंदगी में आम तौर पे दहशत थी, बुलेट था, लेकिन आज जो वहाँ का मतदाता है, वहाँ पे एक पीर बाबा की मजार है, वहाँ पर एक मेला लगता है और जो हमने देखा, हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस बॉर्डर के बिल्कुल नियर के गांव में वो जश्न, पहली बार ऐसी तस्वीर मैंने देखी होगी कि किस तरह से लोग हजारों की संख्या में आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, देशभक्ति के गीत चल रहे हैं, लोकल खेल चल रहे हैं और बड़ी संख्या में महिलाएं और मतदाता जो महिलाएं और बच्चे वो निकल के आ रहे हैं। दूसरा मैंने गांव देखा, सुचेतगढ़ विधानसभा का एक गांव है और बिल्कुल वो भी बॉर्डर के पास लगा है और 2000 के आसपास की गांव की आबादी है। वहां पे बासमती का जो है एक बड़ा प्रोडक्ट जो है पूरे देश और दुनिया में जाता है और आज वहां के किसान और जो वहां के स्थायी हैं इस बात को लेके बहुत निश्चिंत हैं कि साहब हमारे गांव में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और जो बॉर्डर के
पीछे से जो घटनाएं होती थी, तो पूरा परिदृश्य बदल गया। और मैं आपको बता दूं तीसरी एक अहम बात कि इस बार भी जो है कश्मीर के अलावा जो कश्मीरी विस्थापित हैं, वो इस बार 18,000 कश्मीरी विस्थापित जो है जम्मू में रहकर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो उनको लेके भी 18 मेन जो विशेष जो पोलिंग स्टेशन वो बनाए गए हैं। और जम्मू में पूरे जम्मू के जो 11 विधानसभा हैं उसमें 1497 जो है पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिसमें टाइप 2 लेयर की सिक्योरिटी रखी मैं लौटता हूं। पहली सिक्योरिटी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की है। ठीक है अमरेंद्र, लौटता हूं आपके पास। रमा, अगर एग्जाम की भाषा में बात करें तो पहले चरण में फर्स्ट डिवीजन 61% मतदान हुआ था, दूसरे चरण में फर्स्ट डिवीजन में थोड़ी सी कमी रह गई थी, तीसरे चरण में भी फर्स्ट डिवीजन हो, जमहूरियत का जश्न वहां पर जिस तरह से चल रहा है, इसके लिए किस तरह की तैयारियां कश्मीर के इलाके में, घाटी के इलाके में रमा इस बार अंतिम दौर में? देखिए, जोरदार तैयारियां इलेक्शन कमीशन के द्वारा अगर हम बात करें, अगर आपने दूसरे चरण की बात की तो वहां पे श्रीनगर का जो शहरी इलाका था, बस वहीं पर उसी ने फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा सा कम जो है इसको कर दिया था। हालांकि तैयारियां पूरी थी और किसी भी चुनाव के मुकाबले ज्यादा मतदाता तब भी निकले थे। और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि दोनों रिकॉर्ड टूटेंगे और मतदाता ज्यादा संख्या में निकल कर आएंगे। यहाँ पर ज्यादातर मतदाता मैं इस वक्त बारामूला में मौजूद हूँ और LOC और बॉर्डर से सटे हुए जो हैं वो इलाके हैं, वहां पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगर 7 मतदान केंद्र का है अक्रॉस फेंस है और 3 बिल्कुल जीरो लाइन के ऊपर है, तो ऐसी जगह पे जो दुर्गम मानी जाती है, जो बहुत ही संवेदनशील होती है, वहां भी एक भी मतदाता ना छूटे, तमाम इंतजाम किए गए हैं। पूरी तरह से सुरक्षा भी जो है उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है और सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी प्रबंध किए गए हैं। और इसके साथ ही लगातार जो है इलेक्शन कमीशन हर बार नए कदम उठाता है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में होम वोटिंग की शुरुआत की थी, तो होम वोटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और बड़ी संख्या में जो है मतदाताओं ने इसमें भी हिस्सा लिया। और इसके साथ ही अब जो है कई तरह के पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिसमें ग्रीन पोलिंग स्टेशन है। ये इस बार की जो है नई पहल है इन चुनावों की। इसमें पौधे रखे जाते हैं और जो मतदाता आते हैं उनको पौधे दिए जाते हैं, तो वो अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो तो करते ही हैं, अधिकार भी है, कर्तव्य भी है। अपना पौधा भी एक लगाकर जाते हैं इसकी स्मृति के रूप में, पर्यावरण को बनाने की वहां से शपथ भी लेते हैं। तो एक तरह से इसे बिल्कुल एक बड़ा आयोजन, लोकतंत्र का पर्व सही रूप में लोग मना सके, इस तरह के इंतजाम किए गए हैं। और चुनाव आयोग की तरफ से लगातार जो है अपील भी की जा रही है और चुनावी लड़ाई जो है वो भी इस बार की बहुत ज्यादा दिलचस्प है किसी भी अन्य मुकाबले, क्योंकि आप देखिए कि इस बार के चुनाव में 44% से ज्यादा निर्दलीय हैं जो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। मुकाबले पर खास तौर पर आपसे दूसरे सवाल में मैं बात करता हूं। अमरेंद्र, आपसे जरा मुद्दों पर मैं अगर बात करूं, वैसे तो देखिए बहुत सारे राज्यों में अलग अलग इलाकों के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां जम्मू के मुद्दे कई बार कश्मीर से बिल्कुल अलग होते हैं, कश्मीर का मुद्दा कई बार बिल्कुल अलग होता है। जम्मू में आपने किन मुद्दों का जोर, किन मुद्दों का वहां पर किन मुद्दों की गूंज आपको सुनाई दी, दिखाई दी? अमरेंद्र, देखिए लालचंद जी, मैं आपको बता दूं कि जो जम्मू की 26 विधानसभा सीटें हैं और जम्मू का जो शहरी इलाका है, अगर वहां मुद्दों की बात करूं तो राष्ट्रीय मुद्दे ही वहां पर छाए रहे हैं। पूरे चुनाव दौरान के दौरान मैं बहुत जगहों पर गया और जम्मू का अगर शहरी इलाका है तो जो 5 अगस्त 2019 के बाद की तस्वीर बदली है और उसके बाद जिस तरह से विकास हुआ है, उसको लेकर वहां के मतदाता साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर इतने कम समय में इस तरह का विकास होगा तो अगर स्थायी सरकार बनती है तो राष्ट्र हित के वो सारे मुद्दे वहां पे नजर आएंगे। तो एक वो बड़ा मुद्दा जम्मू के शहरी क्षेत्रों में देखा जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि ग्रामीण क्षेत्र और जो बॉर्डर के आसपास का जो एरिया जिसमें सुचेतगढ़ है, जिसमें और इलाके हैं और विधानसभा सीटें, वहां पर कुछ लोकल मुद्दे भी हावी हैं। जिसमें जो सबसे बड़ी बात है, देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 बड़ी सभाएं हुई हैं और चारों बड़ी सभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि जो पहाड़ी इलाका है, जहां पर पहाड़ी लोग रहते हैं, गुज्जर बकरवाल जातियां रहती है, उनके लिए जो आरक्षण की समीक्षा है उसकी मांग वो कर रहे थे। तो इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि वहां पर 370 हटने के बाद बहुत सारे लोगों को वो हक मिला है। सच बात, ठीक है। रमा, जो उस समय चर्चा छूट गई थी, आप चर्चा कर रही थी, किस तरह के मुकाबले इन सीटों के लिए कश्मीर घाटी में और इन इलाकों में आप इस बार देख रही हैं? आप बता रही थी कि कुछ इस बार बहुकोणीय मुकाबले कई जगहों पर दिखाई पड़ेंगे।
कई जगहों पे नहीं, कमोबेश सभी सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला यहाँ पर दिखाई देता है, जहाँ पहले सीधी टक्कर दो दलों के बीच दिखाई देती थी। इसकी एक बड़ी वजह है निर्दलीय, इसकी एक बड़ी वजह है जो दूसरी पार्टी के जो क्षेत्रीय दल है, उनके जो नाराज लोग हैं, वही जो 2-2, 3-3 बार से वहां से जीते हुए हैं, अब वो है अपने ही दलों के प्रत्याशियों को वहां पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी है कि बड़ी संख्या में निर्दलीय तो है ही, जमात के लोग जिस तरह से चुनाव में निकल कर आए हैं, जो लोग पहले अलगाववादी गुटों से संबंधित थे और जो संविधान को नहीं मानते थे, वो लोग भी अब चुनावी धारा में उतर आए हैं और उनका साफ कहना है कि उन्हें मौका नहीं मिला और ये 2019 के बाद उन्हें ये मौका मिला है। और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो संविधान में चुनावी प्रक्रिया में विश्वास उनका बिल्कुल वापस आया, तो वो भी कड़ी टक्कर। और उनका जो गुस्सा है, मैं बताऊं, उनका जो गुस्सा है वो क्षेत्रीय दलों के साथ है जिन्होंने 70 साल से यहाँ पर राज किया है, तो वो भी इस मुकाबले को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। बिल्कुल। और कल जब लोग अपना मत प्रकट करने के लिए निकलेंगे, जाहिर सी बात है मतपेटी तो 8 अक्टूबर को खुलेगी, लेकिन कल अंतिम दौर में जब मत प्रकट करने के लिए निकलेंगे तो आप दोनों से, रमा आपसे भी और अमरेंद्र आपसे भी, हम विस्तार से जानकारी लेंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। हमारे दोनों संवाददाता जुड़े हुए थे। और अब जम्मू कश्मीर से निकलते हैं और चलते हैं हरियाणा चुनाव में, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं और उसके लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। तो ऐसे में प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। हरियाणा में खत्म नहीं हुई कांग्रेस की अंतर्कलह। सीएम फेस को लेकर जूझ रही है कांग्रेस। राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी समाप्त करने की कर रहे हैं कोशिश। कुमारी शैलजा सिर्फ अपने गुट के उम्मीदवारों का ही कर रही हैं चुनाव प्रचार। रणदीप सुरजेवाला ने अपने आप को कैथल तक ही कर दिया है सीमित। हरियाणा में भाजपा के स्टार प्रचारकों का धुआंधार प्रचार जारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, जिसके लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रहे हैं। आज सोमवार को बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कई पार्टियों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में रैली की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए राहुल गांधी प्रचार के साथ साथ कांग्रेसी नेताओं की गुटबाजी समाप्त करने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल ने आज अंबाला के नारायणगढ़ से हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू की। इस दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा के हाथ भी मिलवाए। इससे ये साफ होता है कि अभी तक हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी का दौर समाप्त नहीं हुआ है। गौरतलब है कि कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में उतर आई हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने गुट के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रही हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने आप को गृह जिले कैथल तक ही सीमित रखा हुआ है। यही कारण है कि गांधी परिवार ने खुद राज्य में प्रचार की कमान को संभाला है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हम फिर से लागू करेंगे और 6,000 रुपए हर महीने के विधवाओं को, बुजुर्ग लोगों को और डिसेबल्ड लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। युवाओं के लिए सरकार में 2 लाख खाली रोजगार है। वहीं भाजपा की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरियाणा के चरखी दादरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पर वो जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता जब भी विदेश जाते हैं वो अपने ही देश की आलोचना करते हैं, देश को नीचा दिखाते हैं। देखा आपने कांग्रेस के साहब का, राहुल जी का, जाकर वहां पर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के मान सम्मान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, सिख भाइयों के बारे में कह दिया। गुरुद्वारे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। कड़ा पहने अथवा न पहने इस संबंध में भी उनको विचार करना चाहते हैं। आरक्षण के बारे में भी कह दिया। एक समय आएगा जबकि आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। बहनों भाइयों, जो आरक्षण की व्यवस्था हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था बहनों भाइयों नहीं समाप्त होगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के भिवानी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी के अयोध्या को लेकर दिए बयान पर बिना नाम लिए साधा निशाना। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दरअसल उनका खानदान ही जिंदगी भर नाच गाना करता रहा, इसलिए कांग्रेस हमेशा हिंदुओं और सनातन संस्कृति का अपमान करती है।
और देश के बाहर जाकर संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलती है। हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। वहीं जेजेपी एएसपी गठबंधन के दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने गठबंधन के लिए आज जमकर प्रचार किया। जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आ रहा है, हरियाणा में नेताओं का एक दूसरे पर जमकर हमला जारी है। तो नेता धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रचार में कुछ बहुत सारी बातें निकलकर भी सामने आ रही है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हरियाणा से जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। नीरज, कहते हैं कि बात से बात बनती है, बात करने से बात बनती है, और कहते हैं कि भाई हाथ तो राहुल गांधी ने मिलवा दिया, लेकिन लगता है दिल नहीं मिले। कुमारी शैलजा के बारे में खास तौर पर बात कर रहा हूं, जिस तरह से कि वो सिर्फ अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रही हैं, ऐसा लगता है कि बात नहीं बनी है क्या कांग्रेस के अंदर? देखिए, ऊपरी तौर पर जरूर एकजुट दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से तमाम प्रयासों के बाद कांग्रेस आला कमान इस बात पर सफल हो पाए कि सभी को एक मंच पर तो ले आए, लेकिन उसके बाद जो कह सकते हैं कि मनभेद है वो अभी भी बरकरार है। आप देखें कि जिस तरह से कुमारी शैलजा कैंपेन कर रही हैं, खासतौर से अंबाला, पंचकुला, सिरसा, ये वो इलाके हैं जहाँ पर ये वो इलाके हैं जहाँ पर उनके समर्थक जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में। अब कोशिश यही है, आप देखें दीपेंद्र हुड्डा को कैथल और उसके आसपास वो अपने आप को समेटे हुए हैं, अपने जो समर्थक उम्मीदवार हैं उनके लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं। कोशिश यही है कि राजनीतिक एक तरीके से बढ़त एक दूसरे गुट के खिलाफ बनाई जा सके। यही कारण है कि आप देखें कि एक रैली में जरूर, एक दो रैली में जरूर कुमारी शैलजा साथ में दिखाई दी, लेकिन उसके बाद अलग अलग जो तमाम रैलियां हो रही हैं उसमें केवल कुमारी शैलजा प्रचार कर रही हैं, और वो भी उनके जो अपने समर्थक जो उम्मीदवार हैं। तो निश्चित तौर पर कि मंच जरूर साझा कर लिया है, मंच पर जरूर मिल गए, लेकिन मन इनके अभी भी नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि कटाव कह सकते हैं और जो कड़वाहट है वो इतनी है लालचंद इन दोनों गुटों के बीच में। इसकी शुरुआत चुनाव से पहले ही हो गई थी, जब हुड्डा ग्रुप के द्वारा कांग्रेस मांगे हिसाब करके एक हरियाणा मांगे हिसाब करके कैंपेन एक चलाई गई थी, और उसके विरोध में कुमारी शैलजा ने भी एक कैंपेन चलाई थी, कांग्रेस संदेश यात्रा, और उसमें हुड्डा ग्रुप का ना जिक्र था, ना हुड्डा ग्रुप के किसी नेता की फोटो थी। उसके बाद आपसी तनातनी टिकट बंटवारे को लेकर भी हुई, और जिसमें हुड्डा ग्रुप सफल रहा। उसके बाद कुमारी शैलजा के ऊपर जिस तरह से अपमानित टिप्पणी की गई और उसके बाद मान मनोबल का दौर चला, लेकिन गुट अभी भी बने हुए हैं, अलग अलग खेमे हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए ये प्रयास चल रहे हैं। कांग्रेस यहाँ एकजुट नहीं दिखाई दे रही है। ऊपरी तौर पर वो सतह पर भी दिखाई पड़ रहा है, अभी भी बने हुए हैं। बिल्कुल वो सतह पर भी दिखाई पड़ रहा है। जरा ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जैसे तमाम बड़े नेता, राजनाथ सिंह, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरियाणा में तीसरी बार, 2 बार सरकार चला चुकी है बीजेपी, लेकिन बीजेपी अपने प्रचार में पूरे धार देने में लगी हुई है। और इस बीच ये भी खबर है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने कई बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। देखिए, बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाया है। आप देखें कि 24 बागी कांग्रेस के थे जिनको बाहर का रास्ता दिखाया था। भारतीय जनता पार्टी ने 8 जो बागी हैं जो अभी भी चुनावी मैदान में हैं और तमाम मान मनोबल के बाद वो मानने को तैयार नहीं थे। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए 8 जो ऐसे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में लड़े हैं या फिर बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया। एक स्पष्ट मैसेज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है कि पार्टी एकजुट है और पार्टी के खिलाफ कोई अगर कार्रवाई करेगा तो उसके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करने से चूकेगी नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो या कितनी भी जमीनी पकड़ रखने वाला हो। और वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, क्योंकि अंदरूनी विरोध से कांग्रेस पार्टी भी जूझ रही है। कई सारे उम्मीदवार जो उनके कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनके लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। आप अगर देखें कि अंबाला कैंट से जो कांग्रेस की जो चाहती थी उम्मीदवारी चाहती थी, लेकिन उनके सामने अनिल विज के सामने खड़ी हुई,
तो ये तमाम ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों पे ही ऐसे तमाम बागी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है और पार्टी को उम्मीद है दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी को कि इस रण को जीतेंगे। अब देखना है कि किस तरह की बयानबाजी चल रही है। राहुल गांधी ने नाच गाना जैसे शब्दों का प्रयोग करके एक तरीके से राजनीतिक उबाल हरियाणा के अंदर ला दिया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना हो रहा था जबकि वहां मंत्रोच्चार हो रहा था। ये सबने देखा था। अब किस तरह की राजनीति है देखना होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि अंतिम दौर में ये प्रचार चरम पर आ गया है। उसमें राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ बिना नाम लिए जवाब भी दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए हरियाणा के ग्राउंड जीरो से। और इसी के साथ आज के जनादेश में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी समय हम ये खास प्रोग्राम जनादेश आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।